हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट का एनवायरमेंटल स्टडीज के 30 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। ठीक है, जो लोग देखिए अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग प्लीज़ कर दीजिए। और आप लोग हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए, हम डेली आप लोगों के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का क्या नाम है। एक सेकेंड, थोड़ा सा भी नहीं हो पाया है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की। ठीक है, और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सॉरी। तो देखिए हमारा सबसे पहला आंसर है कि चार्ल्स डार्विन, दूसरा है ग्रेगोर मेंडल, तीसरा है जॉर्ज मिस्ट्रल, चौथा है रोनाल्ड रॉस। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में आज की जो एनसीईआरटी बेस्ड पर हमने इन्वायरमेंटल की पूरी एक क्लास में पूरा निचोड़ दे दिया है एनसीईआरटी का। जो लोग वो पूरा तैयार कर लेंगे वो ईवीएस का कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आए वो उसको कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, यही देखिए मच्छर के पेट में ताक झांक की थी और यह सिद्ध किया था कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है। ठीक है, और इसी अनुसंधान के लिए इनको दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कंपकंपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका मियादी बुखार, दूसरा है अतिसार, तीसरा है हैजा और चौथा है आपका मलेरिया। देखिए फिर से मैं यहाँ पर एक बार पढ़ लेती हूँ, बता देती हूँ आपसे। ठीक है, कि रजत अपने मित्र से कहता है कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। ठीक है, मैं कंपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। ठीक है, रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का मलेरिया। ठीक है, मलेरिया में देखिए जो जिसको मलेरिया हो जाती है उसको कपकपी हो जाता है, उसके साथ बुखार आ जाता है, सर में दर्द हो जाता है और बाद में जब बुखार जब उतरता है तो अंत में पसीना आने लगता है। ठीक है, तो जब रक्त की जांच होती है उसके बाद डॉक्टर ने इन्हें दवा दी है। तो रजत ने पूछा किस रोग से पीड़ित हो सकता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मलेरिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका कि अलबरूनी कौन था। ठीक है, अलबरूनी कौन था। पहला ऑप्शन है कि वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। दूसरा है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने आया था। तीसरा है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। और आपका लास्ट ऑप्शन है वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। देखिए फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा कि वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी। ठीक है, जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, ठीक है, पहला ऑप्शन है हर रंग में देख सकते हैं, केवल काले और सफेद ही देखते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रात में जागने वाले जीव होते हैं वो उन्हें कौन सी कलर दिखाई देती है, केवल काली और सफेद। ठीक है,
देखिए 5वां क्वेश्चन आपका क्या है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ठीक है, तो पहला आपका देखिए, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। और दूसरा ऑप्शन है आपका, हाथियों के झुंड में हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। और आइए सी ऑप्शन देखते हैं क्या आपका है। देखिए सी ऑप्शन में है आपका कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और चौथा और लास्ट ऑप्शन है आपका, एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम लोग शुरू से एक बार फिर से देख लेंगे कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए हथिनियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये देखिए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। हथिनियों के झुंड में किसी परिवार के एक ही सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ए ऑप्शन सही हो गया। और अब इसमें से हम लोग देख लेते हैं सी डी में से। देखिए सी में है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये बिल्कुल सही है आपका। डी है आपका, एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं। तो आपका देखिए ए और सी, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ए तथा सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंखुड़ियों के अंदर फूल के नीचे कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं, पहला है परागकोश, दूसरा है पराग, तीसरा है मूलांकुर, चौथा है वर्तिकाग्र। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होता है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के फूल के बीच में पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पराग कहा जाता है। ठीक है, 6 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी कि गुजरात आए, ठीक है, तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे। आपकी बात हो रही है गुजरात की। ठीक है, हमने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया है, पिछले वाले क्लास में, कि गुजरात में कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं। तो देखिए, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल पहला है, दूसरा है छोले भटूरे तथा लस्सी, तीसरा है इडली चटनी और वड़ा चटनी, डी है आपका पूड़ी साग और ठंडा दूध। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो गुजरात के रेलवे स्टेशन पर बेचते हुए खाने पीने वाली चीज मिलती है, तो वो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ए। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है आपका, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है। ठीक है, इसका कारण है कि उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पतली पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंख छोटी होती है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में आप लोग को ये भी बताया था कि जो पक्षी की गर्दन होती है वो क्यों घुमाते हैं, क्योंकि देखिए उनके आंखों की जो पुतली होती है कुछ पक्षियों की नहीं घूम पाती है। ठीक है, इसलिए वो अपने गर्दन को इधर उधर करके घुमाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। पहला है चावल चीनी आंवला, दूसरा हरी पत्तेदार सब्जियां गेहूं संतरा, तीसरा है गुड़ नींबू मटर, चौथा है आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां गुड़। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसको आंवले की आयरन की कमी हो जाती है, उसको आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां गुड़, ये सब प्रचुर मात्रा में इसमें आयरन मिलती है, तो यही खाना चाहिए। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए फ्रेंड्स 10वां क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पहला है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ विकसित करना या फिर विकास, समझ का विकास। ठीक है, दूसरा है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, तीसरा है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, चौथा है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो देखिए फ्रेंड्स,
इसका जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए आपका? वो होना चाहिए कि कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है, तो 10 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नहीं आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को विज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। दूसरा है, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। तीसरा है, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए विज्ञान को उत्पन्न करने में ले जाएंगे। ठीक है, और चौथा है आपका, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को विज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। देखिए ये आपका नहीं पूछा है। ठीक है, तो यही होगा, बाकी तीनों तो सही ही हैं आपके। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 की एनसीईआरटी की पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। पहला ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। दूसरा है चिंतन और विस्मय के लिए सॉरी चिंता और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तीसरा है आपका सी ऑप्शन तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। चौथा है आपका अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक स्थान दिया गया है, ठीक है, वो क्या है आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध। देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले ही आपको बताया जहां पे अवसर आ जाएगा वो आपका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 12 क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी आपसे नहीं पूछा है। पहला है विषय में रुचि का विकास करना। दूसरा है नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। तीसरा है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। चौथा है आपका शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। ठीक है, ये नहीं होगा, बाकी तीनों आपके सही हैं। तो जो यहाँ पे नहीं पूछा है वही आपका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। ठीक है, एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इसका देखिए नीचे है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है। फिर आगे क्या है, पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। देखिए यहाँ पे नहीं दिया है, फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा ऑप्शन इसका। पहला है यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है। ठीक है, ये तो आपका सही बात है, यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, बी है आपका यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। ये भी आपका सही होगा।
और सी है आपका, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, ये भी करेक्ट है। चौथा है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, ये गलत है आपका। ठीक है, बट देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है तो यही आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए हम यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा 14 का। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। देखिए 15 है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है। ठीक है, पहला है आपका विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। ये ठीक है, बट हमें सर्वाधिक उपयुक्त देखना है। ठीक है, बी है आपका विभिन्न जानवरों के चित्र को श्यामपट्ट पर बनाना। तीसरा है आपका जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। चौथा है आपका शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के लिए दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। आइए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। कक्षा 5 एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हम क्या समझे। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, ठीक है, पहला ऑप्शन है इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। दूसरा है यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। तीसरा है यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। चौथा है यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो देखिए फ्रेंड, जो एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक है, ठीक है, प्रत्येक पाठ के अंत में जो लिखा है कि हम क्या समझें, तो इसका देखिए प्रश्नों के सामने क्या इसका मतलब नहीं किया जा सकता, यह परिवर्तन किस लिए किया गया है। ठीक है, तो इसका देखिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चे जब पढ़ेंगे लास्ट में टीचर जो है उनसे पूछेगा कि आप कैसे क्या सीखे, इससे क्या समझे, तो बच्चा बताएगा, तो इसमें बच्चा जो शिक्षक होगा उसको सहायता होगी कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, उसको जानने में ये सहायता मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। प्रयोगशीलता खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। ठीक है, पहला देखिए क्या है इसमें, पहला है देखिए कि श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। दूसरा है विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। तीसरा है शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। चौथा है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। उपर्युक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सा है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करे। ठीक है, जानकारी एकत्र करेगा, इसमें उसकी खोज विधि आएगी। ठीक है, अन्वेषण होगा उसमें, तो आपका सबसे पॉजिटिव जो ऑप्शन है ये यही है, सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। पहला है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। दूसरा है विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या। तीसरा है संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। और चौथा है
प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। अब देखिए क्या लिखा गया है नीचे कि उपर्युक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के सार्थक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको नहीं पूछा है आपसे, तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है, तो नहीं में आपका ये हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करना, दूसरा है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, तीसरा है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं, तीसरा है चौथा है आपका घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में जो दिया गया है कि करके देखो, ठीक है, करके सीखना जो होता है वो सबसे उपयुक्त होता है। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करके सीखना। देखिए हाथ से करेगा तभी, तो प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पहला है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, दूसरा है समय को बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, तीसरा है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, चौथा है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए क्या हो जाएगा, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। ठीक है, अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य ये होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन 22 का क्या है, 21 का। देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, बी है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रचना को बदलना, सी है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, डी है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। देखिए फ्रेंड्स, 21 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या होगा, जहाँ पे सक्रिय अधिगम अनुभव कराना, ठीक है, यही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना है। आइए हम लोग 22 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है क्या है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नहीं पूछा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। दूसरा है इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। तीसरा है इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। चौथा है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाए। देखिए याद करने तो बिल्कुल आपका नहीं होगा, ठीक है, याद करने बिल्कुल नहीं होगा। तो पहले ही देखिए आपका राइट ऑप्शन कट गया, जो नहीं होगा वही होगा, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। पहला है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, दूसरा ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, तीसरा है आपका शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, और आपका लास्ट डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, ताकि देखिए बच्चे यहाँ पर खोज करके अन्वेषण करके जो भी अपना परियोजना बनाएंगे सामूहिक रूप से, ठीक है, तो उसमें खोज विधि आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका
3 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन खाली स्थान को शामिल नहीं करता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नहीं दिया है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पहला ऑप्शन है देखिए शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, बी ऑप्शन है शिक्षण में कमियों की पहचान, सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने, और चौथा लास्ट ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। ठीक है, तो देखिए इसका 24th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नहीं दिया है, ठीक है। बच्चों का देखिए ग्रेडिंग और रैंकिंग नहीं करना चाहिए, तो यही देखिए आपका हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है, कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है, 25वां क्वेश्चन। देखिए लिखा गया है कि नीचे के लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, ठीक है। पहला है खानों का उत्खनन, खुदाई, ठीक है। दूसरा है बांधों का निर्माण, तीसरा है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, चौथा है आपका बांस से टोकरी बुनना, और आपका देखिए लास्ट ऑप्शन है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। अब इसमें देखिए बताना है इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं, जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा। देखिए खुदाई के कारण भी हो रहा है, देखिए हम इसको हटा देते हैं फिर करते हैं, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, खानों का उत्खनन, खुदाई करने से भी देखिए जंगलों का क्या हो रहा है, जंगल गायब हो रहे हैं, ठीक है, पेड़ काटे जा रहे हैं, उसकी खुदाई हो रही है, ठीक है, उत्खनन हो रहा है। दूसरा है बांधों का निर्माण, देखिए बांधों के निर्माण से भी आपके जंगल के गायब होने की जिम्मेदारी है, ठीक है। और तीसरा है आपका बाजार में बेचने के लिए पत्तियां, देखिए बाजार में बेचने के लिए जड़ी बूटी इकट्ठी करना, उससे जंगल नहीं खत्म हो रहा, ठीक है। बांस से टोकरी बुनना ये भी नहीं होगा आपका, और गिरे हुए पत्तों से पत्थर बना ये भी नहीं। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, ए और बी। कहाँ है, देखिए बी ऑप्शन में है ए तथा बी दोनों, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। पहला देखिए है कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है, ठीक है। दूसरा है कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। सी ऑप्शन है कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप और मूर्ति बनाई जाती है। चौथा है कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कि पहला देखिए इसमें क्या था, कांसे लोहे चांदी स्वर्ण की तरह एक तत्व है, ये नहीं होगा आपका, ठीक है, ये आपका गलत है। इसमें बी देखिए कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया था, ये आपका सही है। ओके, दूसरा तीसरा ऑप्शन है कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसे कई तोप या मूर्तियां बनाई जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। डी है आपका कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में अधिक हल्के और अधिक मजबूत होते हैं, ये आपका गलत है। तो देखिए बी और सी ऑप्शन नंबर ए में है, तो बी और सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है गांधी धाम, ठीक है, गुजरात रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसकी सफर यात्रा की दिशाएं क्या होगी। पहला ऑप्शन है पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, दूसरा है पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, तीसरा है पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में, और डी है आपका पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पहले वो पूर्व दिशा में जाएगा और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा, ठीक है। आपको गुजरात से जाना है तो गुजरात से देखिए पहले पश्चिम में जाएगा, पश्चिम में जाएगा वो मध्य प्रदेश में, ठीक है, उसके बाद वो हैदराबाद आंध्र प्रदेश के लिए दक्षिण में आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला इस क्वेश्चन है आपका किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, ठीक है, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर,
यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है 1165 सेंटीमीटर, 1100 मीटर, 1500 मीटर और है 1.65 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 28 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट। अगला देखिए आपका क्या है? माउंट एवरेस्ट एक भाग है भारत का, दूसरा ऑप्शन है तिब्बत का, तीसरा ऑप्शन नेपाल का, चौथा ऑप्शन है म्यांमार का। तो देखिए फ्रेंड्स, जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल का एक भाग है। ठीक है, नेपाल का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, और देखिए ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, देखिए नीचे दिए गए कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। पहला ऑप्शन है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, दूसरा है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। ठीक है, सी है जो चल न पाए उसे रुकने के लिए कहना, डी है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ई है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है कि माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपर्युक्त में से चयन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम इसको फिर से बता दे रहे हैं। देखिए पहला तो सही है आपका, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना चाहिए जो लीडर होता है। ठीक है, और देखिए क्या है, पूरे ग्रुप के आगे चलना, जी नहीं, पूरे ग्रुप के पीछे चला जाता है, लीडर पीछे पीछे चलता है। ठीक है, आगे आगे लोग चलते हैं, जब सभी लोग चले जाते हैं तब फिर लीडर चलते हैं। फिर उसके बाद देखिए जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए, जी नहीं, उसको सहारा देना चाहिए आगे चलने के लिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ये देखिए आपका करेक्ट है। ई है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी देखिए सही है। तो क्या हुआ, ए डी और ई कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 का डी। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज़ कर दीजिए @लर्न विद अल्पना पे। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू हम आप लोगों का डेली ईवीएस हिंदी और एक दिन बाद हम लोग आप लोगों का सीडीपी का भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे ताकि आप लोग 20 दिन में 120 प्लस वो नंबर तो अपना लेते ही आए। ठीक है, तो अभी लोग सभी लोग हमारे चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।